नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटी सी लड़की की खौफनाक कहानी बताने जा रहा हूँ। एक छोटे से गांव में, जो हिमालय की पहाड़ियों की गोदी में बसा था, एक पुराना और खंडहर जैसा घर खड़ा था। यह घर सालों से वीरान पड़ा था और गांव वाले इस घर के बारे में कई तरह की डरावनी बातें करते थे। कहते थे कि इस घर में रात को अजीब आवाजें आती थीं, कभी कभी खिड़कियों में परछाइयां दिखाई देती और कभी कभी एक छोटे बच्चे की रोने की आवाजें सुनाई देती। इस गांव में एक छोटी सी लड़की अंजलि रहती थी, जिसकी उम्र 7 साल थी। अंजलि का दिल बहुत मासूम और कोमल था और उसकी आंखों में हमेशा एक जिज्ञासा की चमक रहती थी। अंजलि अपने माता पिता के साथ एक छोटे से घर में रहती थी और ये घर उस खंडहर से काफी दूर था। अंजलि के माता पिता ने उसे हमेशा उस खंडहर के पास न जाने की चेतावनी दी थी, लेकिन बच्चों का दिल तो कभी भी डर से नहीं डरता। एक दिन खेलते खेलते अंजलि गलती से उस खंडहर के पास पहुंच गई। खंडहर का माहौल बहुत ही अजीब था। हवा में एक ठंडक थी और आसपास का वातावरण बहुत भारी सा लगता था। लेकिन अंजलि को इस बात का कोई भय नहीं था। उसने सोचा कि वह बस अंदर जाकर देखेगी कि आखिर इस खंडहर में क्या है। जैसे ही अंजलि ने खंडहर के अंदर कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि जैसे पूरे घर में कुछ अलग ही माहौल था। हवा में गहरी खामोशी थी और हर कदम पर अंजलि को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। वह घर के अंदर जाने लगी। दीवारों से चिपकी पुरानी तस्वीरें और फटे पुराने पर्दे देखकर उसे थोड़ा डर तो लग रहा था, लेकिन फिर भी वह आगे बढ़ती गई। अचानक उसने एक हल्की सी आवाज सुनी, अंजलि। वह डर के मारे पलट गई, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई और वह सोचने लगी कि शायद वह कुछ गलत कर रही है। फिर अचानक उसकी पीठ पर किसी ने एक ठंडी हाथ रखा। कहाँ जा रही हो, बच्ची? एक गहरी, डरावनी आवाज आई। अंजलि का दिल धड़कते धड़कते कचोटने लगा और उसने जल्दी से उस हाथ को झटकते हुए मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। घर के अंदर घना अंधेरा था और हवा भी रुक गई थी। अंजलि के कदम अचानक से धीमे हो गए और उसने महसूस किया कि वह अब अकेली नहीं थी। सभी दरवाजे बंद हो गए थे, जैसे किसी ने अंदर से उन्हें बंद कर दिया हो। अंजलि डर के मारे चिल्लाई, माँ, पापा, लेकिन उसकी आवाज भी जैसे घर में ही खो गई थी। तभी एक और आवाज आई, एक औरत की आवाज, जो कह रही थी, यह घर मेरा है, अब तुम हमारे बीच हो। अंजलि डर के मारे कांपने लगी। वह दरवाजे से बाहर निकलने के लिए भागी, लेकिन हर रास्ता बंद था। फिर अचानक घर के कोने से एक कटिफ्टी छाया बाहर आई और धीरे धीरे अंजलि के पास पहुंच गई। वह एक भूतिया आकृति थी, जिसकी आंखें खाली और गहरी थीं। अंजलि घबराई और वह रुक गई, और उसी पल उसे एक और आवाज सुनाई दी, यहाँ मैं अकेली नहीं हूं। कई आत्माएं हैं जो अब तुझे कभी जाने नहीं देंगी। अंजलि रोने लगी, लेकिन उसने जितना जोर से रोने की कोशिश की, उतना ही उस घर की खामोशी बढ़ती गई। फिर एक एक करके अन्य भूतों और आत्माओं की आवाजें सुनाई देने लगीं। उनमें से कुछ उसकी उम्र की बच्चियों की आवाजें थीं, जिनका चेहरा सख्त और डरावना था। उन्होंने अंजलि से कहा, तुम जैसी बच्ची हमारी जगह लेगी, तुम हमारे साथ रहोगी, हम तुम्हारे अंदर आए हैं। अंजलि को अब समझ में आ गया था कि वह जिस घर में घुसी थी, वह दरअसल एक कब्रगाह था। हर कमरे में एक आत्मा, एक भूत, एक श्राप छुपा हुआ था।
ये आत्माएं अपनी तड़प को जिंदा रखकर अंजलि के शरीर में घुसने की कोशिश कर रही थी। एक के बाद एक कई भूत अंजलि के अंदर समाने लगे। हर आत्मा की अपनी कहानी थी, अपनी दुख भरी यादें, और अब वह सब अंजलि के शरीर में समाने की कोशिश कर रहे थे। अंजलि के शरीर में कई आत्माओं का वास हो चुका था और वह खुद को उनके नियंत्रण से मुक्त नहीं कर पा रही थी। उसकी आंखें अब पूरी तरह से बदल चुकी थीं, वह पहले जैसी मासूम नहीं रही थी। गांव वाले अंजलि को खोजने आए, लेकिन घर के अंदर क्या हुआ यह कोई नहीं जान सका। कुछ समय बाद अंजलि का शरीर एक औरत के शरीर जैसा दिखने लगा। उसकी आंखें अब पूरी तरह से काली हो चुकी थीं और वह अपनी आवाज खो चुकी थी। बस उसकी आंखों में दर्द और तड़प थी। गांव वाले अब जान गए थे कि वह केवल अंजलि नहीं रही, बल्कि उस घर के कई भूतों की कैदी बन चुकी थी। कई सालों बाद भी लोग कहते हैं कि उस खंडहर से अब भी एक लड़की की रोने की आवाजें आती हैं। और यदि कोई उस घर के पास जाता है तो उसे अंजलि की आंखों में भूतिया आत्माओं का चेहरा दिखने लगता है, जो उसे अंदर खींचने की कोशिश करती है। कई सालों तक उस खंडहर के आसपास किसी ने भी कदम नहीं रखा। गांव वाले डर के मारे उस रास्ते से दूर रहते थे। लेकिन एक दिन एक युवा लड़का, जिसका नाम विवेक था, जो शहर से गांव आया था, उन सबकी सुनाई गई कहानियों को सिर्फ अफवाह मानता था। वह निडर था और सोचा कि वह उस खंडहर में जाकर सच का पता लगाएगा। विवेक को यह सब बातें केवल डर और रहस्यमय कहानियां ही लग रही थीं, जो लोग सिर्फ डराने के लिए सुनाते थे। उसने गांव के बुजुर्गों से सुना था कि खंडहर में एक लड़की थी जो भूतिया थी, लेकिन वह इसे केवल एक पुरानी अफवाह मानकर वहां जाने का निश्चय किया। वह एक शाम खंडहर की ओर चल पड़ा। जब वह उस रास्ते पर पहुंचा तो खंडहर को देखकर उसे एक अजीब सा अनुभव हुआ। खंडहर की दीवारें टूट चुकी थीं, खिड़कियों में दरारें थीं और हवा में ठंडक महसूस हो रही थी, जैसे पुरानी आत्माएं वहां बसी हों। फिर भी विवेक ने अपने कदम बढ़ाए और खंडहर के अंदर घुस गया। अंदर का माहौल और भी डरावना था। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे थे और कमरे में फैला हुआ अंधेरा गहरी खामोशी में डूबा हुआ था। लेकिन विवेक ने सोचा कि ये सब सिर्फ कल्पना है। उसने अपने कैमरे से खंडहर की तस्वीरें ली और फिर कमरे के अंदर गया। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, उसकी आंखों ने एक झलक देखी, अंजलि। वह लड़की जो अब एक भूतिया रूप में तब्दील हो चुकी थी, उसकी कटिफ्टी आंखों से उसके चेहरे की डरावनी सूरत झलक रही थी। उसकी आंखें काली और गहरी थीं, जैसे वे किसी अज्ञात दर्द और तड़प से भरी हुई थीं। विवेक ने अंजलि को देखे बिना भी उसका सामना करने की कोशिश की, लेकिन तभी वह लड़की अचानक खड़ी हो गई और उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों से गहरी डरावनी नजरें विवेक के दिल को चीर रही थी। अंजलि की आवाज, जो अब खो चुकी थी, एक भूतिया गूंज के साथ गहरी और हल्की सी सुनाई दी। तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम भी हमारी तरह हो? विवेक ने कांपते हुए कहा, मैं केवल तुमसे सच जानना चाहता हूँ, अंजलि। तुम्हारी कहानी सुनकर ही मुझे लगा कि कुछ गलत हो रहा है। तुम क्यों यहाँ हो और ये सब कैसे हुआ? अंजलि की आंखों में गुस्सा था, लेकिन फिर उसमें एक गहरी दया और करुणा भी दिखाई दी। वह बोली, मैं कभी एक साधारण बच्ची थी, विवेक। लेकिन एक दिन मुझे उस घर में छुपी हुई आत्माओं ने पकड़ लिया। वे आत्माएं जो कभी यहाँ मरी थीं, वे अब मेरे शरीर में समा गई हैं।
उन्होंने मेरी मासूमियत और मेरी खुशियां चुराई। अब मैं उनकी भूतिया कैदी हूं और मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगी। अचानक पूरे घर में अजीब सा शोर मच गया। दीवारों से चीखें सुनाई देने लगीं और हर कमरे से एक खौफनाक हलचल होने लगी। विवेक की आंखों के सामने अचानक कई कटिफ्टी और डरावनी आकृतियां आ गईं। ये सभी आत्माएं थीं जिनका कोई शरीर नहीं था, लेकिन उनकी तड़प और वेदना की झलक थी। विवेक ने डरीडरी आवाज में पूछा, क्या तुम अब भी अपनी मुक्ति की तलाश नहीं कर रही हो? अंजलि की आंखों में गहरी वेदना झलकने लगी और वह धीरे से बोली, हम सभी यहीं फंसे हैं। हमारे साथ हुई बर्बरता ने हमें शांति नहीं दी। अब हम वही कर रहे हैं जो हमें करने को मजबूर किया गया था। हमारी आत्माएं कभी शांति नहीं पाएंगी और कोई भी जो यहाँ आएगा वही हमारी जगह लेगा। इतना कहते हुए अंजलि ने अपनी हाथ बढ़ाया और विवेक को खींच लिया। लेकिन विवेक की आत्मा मजबूत थी और उसने एक पल के लिए अपने डर पर काबू पाया। उसने पूरी ताकत से अपने मन में एक मंत्र पढ़ा जिसे उसकी माँ ने उसे जीवन में कभी बताया था, हर बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। जैसे ही वह मंत्र पढ़ा, पूरे घर में अचानक एक उजाला फैल गया। अंजलि और अन्य आत्माएं चिल्लाईं, जैसे उन्हें जलती हुई आग में घसीटा जा रहा हो। घर की दीवारों में दरारें पड़ी और सब कुछ एक भयंकर ताकत से हिलने लगा। विवेक ने अपनी आंखें बंद कर लीं और मंत्र का जाप जारी रखा। तभी एक तेज रोशनी हुई और सभी आत्माएं गायब हो गईं। घर पूरी तरह से शांत हो गया। अंजलि का भूतिया रूप धीरे धीरे धुंधला हुआ और वह सामान्य रूप में लौट आई। लेकिन अब वह एक शांत लड़की बन चुकी थी। उसकी आंखों में अब वह तड़प और दर्द नहीं था जो पहले था। विवेक ने धीरे से उसकी ओर देखा और कहा, तुम अब स्वतंत्र हो अंजलि। अब तुम शांति से रह सकती हो। अंजलि की आंखों में आभार था और उसने धीरे से सिर हिलाया। धन्यवाद विवेक, तुमने हमें हमारी मुक्ति दिलाई। अब मैं सच्ची शांति में रह सकती हूँ। विवेक ने एक गहरी सांस ली और फिर उस खंडहर से बाहर निकल आया। उसकी आत्मा अब शांति में थी और उसने यह कसम खाई कि वह इस खंडहर की कहानी दुनिया को बताएगा, ताकि किसी को भी उस भूतिया घर में कदम रखने से पहले सोचने का मौका मिले। लेकिन कहते हैं कि अंजलि अब भी कभी कभी उन आत्माओं की आवाजें सुनने के लिए लौट आती है जो कभी उस घर में फंसी थी। और जो भी वहां जाता है वह अंजलि की आंखों में एक अदृश्य दर्द और शांति को महसूस करता है। विवेक के जाने के बाद उस खंडहर में शांति आ गई थी, लेकिन यह शांति कितनी स्थायी थी यह कोई नहीं जानता था। अंजलि और उन आत्माओं का उद्धार हो चुका था, लेकिन क्या वे सचमुच मुक्त हो पाए थे? कुछ दिन बीते और गांव वाले अंजलि की रहस्यमय कहानी भूलने लगे थे। लेकिन एक रात, जब चांदनी रात थी और पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ था, एक और घटना हुई। वह घटना ऐसी थी जो इस कहानी का अंतिम अध्याय बन गई। विवेक अब शहर लौट चुका था, लेकिन उसे न जाने क्यों अंजलि और उस घर की यादें लगातार परेशान कर रही थी। एक रात जब वह अपने कमरे में बैठा था, उसने महसूस किया कि कुछ ठीक नहीं है। अचानक उसकी आंखें भारी हो गईं और उसे महसूस हुआ कि वह कहीं खो रहा है। फिर उसने देखा, अंजलि की भूतिया आंखें उसकी कल्पना में तैर रही थी। विवेक, उसकी आवाज फिर से सुनाई दी, बिल्कुल उसी तरह जैसे खंडहर में सुनी थी। लेकिन इस बार यह आवाज असली नहीं थी, बल्कि किसी अदृश्य शक्ति द्वारा भेजी गई थी।
विवेक डर से कांपते हुए बिस्तर से कूद पड़ा। उसकी धड़कन तेज हो गई और उसने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन अंजलि की आवाज अब हर दिशा से आ रही थी। तभी उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया गया। विवेक ने कांपते हुए दरवाजा खोला और सामने उसे एक लड़की खड़ी हुई दिखाई, वही लड़की जो उसने खंडहर में देखी थी। उसकी आंखों में वही गहरी काली छाया थी और चेहरा भी उतना ही डरावना था। तुम वापस क्यों आए हो? विवेक ने डर के मारे पूछा। उसकी आवाज में डर था, लेकिन साथ ही कुछ अनहोनी का एहसास भी था। अंजलि ने उसकी ओर देखकर कहा, तुमने हमें बचाया, विवेक। लेकिन क्या तुम जानते हो कि मुक्ति मिलते ही हमें एक नई शाप का सामना करना पड़ता है? हम अब शांति में नहीं रह सकते। विवेक ने चौंकते हुए पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? अंजलि की आंखों में अब गहरी वेदना थी। वह बोली, हमारे शरीर भूतिया रूप में रहकर कभी शांति नहीं पा सकते। हमारी आत्माएं अब सिर्फ अपनी तड़प के कारण ही जी रही हैं। हमने तुमसे मदद मांगी, लेकिन अब तुम्हारी मदद से हम और भी जकड़े हुए हैं। लेकिन तुम अब मुक्त हो। तुम्हारे लिए वह दर्द खत्म हो चुका था। विवेक चिल्लाया, मैंने तुम्हें अपनी पूरी ताकत से बचाया। अंजलि ने एक गहरी सांस ली और कहा, मुक्ति का मतलब कभी कभी बंधन से भी बुरा हो सकता है, विवेक। हमारी यात्रा अब भी अधूरी है। तुम्हारी मदद से हम अपनी एक और यात्रा के लिए तैयार हो चुके हैं। लेकिन इस बार हम सिर्फ तुम्हें नहीं, बल्कि सभी को साथ ले जाएंगे। उसकी यह बात सुनते ही विवेक के अंदर एक ठंडी लहर दौड़ गई। उसे समझ में आ गया कि अंजलि और उसके साथ उन भूतिया आत्माओं का उद्धार केवल उस खंडहर तक ही सीमित नहीं था। उनकी पीड़ा का कोई अंत नहीं था और वह अब किसी और को भी अपने साथ खींचने के लिए तैयार थी। अचानक अंजलि की आकृति हवा में घुलने लगी और चारों ओर से अदृश्य ताकतें उभरने लगीं। विवेक का मन उचटने लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने देखा, उन आत्माओं के चेहरे उसके आसपास मंडरा रहे थे। उनके गहरे शापित चेहरों पर दर्द और खौफ था। विवेक ने पूरी ताकत से आंखें बंद कर ली और फिर उसने एक अंतिम मंत्र पढ़ा, वही मंत्र जो अंजलि के उद्धार के समय उसने पढ़ा था। जैसे ही विवेक ने वो मंत्र पूरी तरह से पढ़ा, पूरे कमरे में एक तीव्र रोशनी फैल गई। अंजलि और उन सभी आत्माओं ने चिल्लाकर अपनी अंतिम पीड़ा व्यक्त की और फिर अचानक वह रोशनी और उनकी आवाजें शून्य में विलीन हो गईं। विवेक बेहोश हो गया और जब वह होश में आया तो उसने पाया कि वह अपने कमरे में था। कमरे में कोई नहीं था, बस एक गहरी शांति थी। उसने महसूस किया कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, जैसे वह एक बुरे सपने से जाग गया हो। लेकिन जब उसने बाहर देखा तो खंडहर की ओर जाने वाला रास्ता अचानक से पूरी तरह साफ हो गया था। उस दिन के बाद विवेक ने गांव वालों को बताया कि अंजलि और उन आत्माओं को पूरी मुक्ति मिल चुकी थी, लेकिन वह जानता था कि उस घटना का असर कभी खत्म नहीं होगा। खंडहर अब खाली था, लेकिन गांव में एक नई कहानी बन चुकी थी, एक ऐसी कहानी जिसमें यह सिखाया गया था कि कभी कभी मुक्ति भी एक नया दुख लेकर आती है। गांव में लोग आज भी कहते हैं कि जब चांदनी रात होती है और हवा में एक अजीब सी सिहरन होती है, तो कहीं न कहीं उस खंडहर में अंजलि और उसकी आत्माएं फिर से चुपके से उभर आती हैं। वे अब शांति में हैं, लेकिन उनका कर्ज अब भी बाकी है, जो किसी और को उनके दर्द की गवाह बना सकता है। तो यह कहानी है, आशा है आपको पसंद आएगी। कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें।